Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. I'm taking today this article Clean and Green Village. Reason why I'm taking this. First, ये अक्टूबर मंथ के कुरुक्षेत्र में था and second that I will tell you. Just a second. See, यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मिंग दी रूरल इकोसिस्टम। ऑलराइट, और इसी प्रोग्राम के अंडर में उन्होंने 9 थीम्स तैयार किए हैं। ओके, फर्स्ट इज इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सेकंड इज टोटल 9 थीम्स यहाँ पर हैं। ओके, हम एक बार सारी थीम्स देख लेते हैं। पावर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज, ओके, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ये थीम 5 है इसकी। ओके, और क्योंकि ये कुरुक्षेत्रा ने इस बार पिकअप किया है तो फिर हमें इसको थोड़ा डिटेल में जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी मैं आपको जब मेंस की तैयारी कराऊंगा दैट टाइम आई विल शो यू। इस बार जो पेपर थे जीएस 1 2 3, आप सभी 20 क्वेश्चन का अगर आप ट्रेस करने चाहेंगे उनका ओरिजिन तो वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। ओके, दैट आई विल डू लेटर ऑन। ऑलराइट, थीम 6 विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स स्कूल्स भी हो वहां पर, हॉस्पिटल्स भी हो, और जो भी जो भी जरूरत है, ऑलराइट, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होना चाहिए। Next is socially just and socially secured village. Village with good governance and women friendly village. Alright, तो ये टोटल 9 थीम है अंडर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोसिस्टम। इसमें से थीम 5 है हमारी क्लीन एंड ग्रीन विलेज, जिसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं। अब ये सब एकदम बेसिक है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। फर्दर कंपोनेंट्स में ओपन डेफिकेशन फ्री, तो हाँ काफी सारे जो हमारे विलेजेस हैं इंडिया में वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। कुछ स्टेट ने तो कुछ विलेजेस ने ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस का भी स्टेटस ले लिया है। नेक्स्ट इज क्लीन एंड ग्रीन स्कूल्स, ऑलराइट, क्लीन एंड ग्रीन आंगनवाड़ीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ग्रीनिंग डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑलराइट, रिडक्शन ऑफ केमिकल्स। नाउ याद कीजिए पीएम प्रणाम, ऑलराइट, उस स्कीम का क्या गोल था कि हमें जो अपना फर्टिलाइजर का यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है उसको थोड़ा रेगुलेट करना है। सेलिब्रेट क्लीन एंड ग्रीन लिविंग, स्ट्रेंथनिंग लोकल कम्युनिटीज एंड एनहांस लार्जर पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, ये इसके फर्दर कंपोनेंट्स है। सारे याद ना भी रहे पूरे 10 तो डजेंट मैटर, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट फोकस ऑन मेन थिंग्स। ओके, लाइक स्कूल्स ग्रीन एंड क्लीन, ओके, आंगनवाड़ीज, ओपन डेफिकेशन फ्री, सॉलिड वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपने बस हुआ कुछ और जला दिया, नहीं, उसका प्रॉपर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी कि लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरफ ना जाकर छोटे छोटे वाटरशेड बनाए जाएं ताकि इरिगेशन की व्यवस्था और बेटर बनाई जा सके। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट है वो ग्रीन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम शहरों की तरह कॉन्क्रीटाइजेशन इतना ज्यादा कर लें कि फिर ग्राउंड वाटर लेवल ही आपका डिप्लीट होना शुरू हो जाए। राइट, रिडक्शन इन केमिकल्स एंड सो ऑन। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज की टू रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉट विजिट विकसित भारत, विकसित भारत बाय 2047। ऑलराइट, तो ये करना कैसे है हमें। वी नीड टू अडॉप्ट दिस एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि हम जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं इट शुड बी डन इन कीपिंग माइंड द इकोलॉजी ऑफ द एरिया। ऑलराइट, यू कैन से अनदर फॉर्म ऑफ जो हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। राइट, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर में भी, एनर्जी में भी। ओके, जो बायोमास वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ जगहों पे जहां हम ग्रिड वगैरह नहीं पहुंचा पाते हैं वहां पर हम सोलार एंड विंड वगैरह को यूज करें। ठीक है, उसी तरीके से फॉरेस्ट्री, जो भी हम करें इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करें ताकि हम रीच कर सकें उस गोल की तरफ जो एक सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो, क्लीन हो। ओके, ऐसा विलेज हमें बनाना है। तो अब ये जानते हैं कि एग्रो इकोलॉजिकल है क्या। ठीक है, इससे हमारा मतलब क्या है। एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच that simultaneously applies ecological and social concept to design and management of food and agriculture system. Okay, हमें अपनी इकोलॉजिकल वैल्यूज, सोशल कंसेप्ट, इन सबको अप्लाई करना होगा इन मैनेजमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज डेवलप करने जा रहे हैं तो सिर्फ उसको डेवलप ही किया जाए बिना ये देखें कि इसके सोशल इंपैक्ट क्या होंगे। राइट, सो दैट इज इकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज, आप कह सकते हो कि हम लोग इसके थ्रू क्या करना चाह रहे हैं इस
एग्रो इकोलॉजिकल के थ्रू, दैट वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। ओके, सबके बीच एक बैलेंस बना के चलना है हमें। राइट, ऐसा नहीं कि हम लोग अगर ह्यूमन के लिए ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंगल काटना शुरू कर दें और एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दें और एनिमल्स का जो हैबिटाट है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। राइट, उसी तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें इतने केमिकल्स यूज नहीं कर लेने हैं कि हमारा अल्टीमेटली एनवायरमेंट ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए? पॉलिनेटर्स के लिए। राइट, जो हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड रहे हैं सिंस जब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ है इंडिया में, सॉरी नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड ओवर। राइट, तब से पॉलिनेटर सबसे बड़े फ्रेंड रहे हैं इंडिया ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, बट आज उन्हीं को सबसे ज्यादा थ्रेट हो गया इन केमिकल्स की वजह से। तो इस तरह का एग्रीकल्चर नहीं करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरियस एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। या ओके, कवर्ड। वेरियस इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की। नो सी, जब हम ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोग जो सिंथेटिक एंड केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनकी जो यूज है उसको कम से कम करना है हमें, ताकि हम लोग का जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो पेस्टिसाइड फ्री हो, कम यूज होगा, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। क्योंकि आज पंजाब की सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हुई है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का हब उसे बनाया था। ठीक है, हमारा उसमें सिंपल सा गोल था, ज्यादा से ज्यादा पानी दो, जितना केमिकल डालना है डालो, बस प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्योंकि उस वक्त हम लोग क्वांटिटी की तरफ जा रहे थे, बट ओवर दी ईयर क्या देखा गया कि इसके ओवर यूज से, ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉइटेशन से आज हमारी वहां की सॉइल जो है वो सैलाइन होती जा रही है। ऑलराइट, तो हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ, ताकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहे। ऑलराइट, उसके बाद हमारा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है उसको कम कर सकें हम। अगेन, जो मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर दिया था, राइस रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू वगैरह कुछ भी चलाते हैं पंजाब हरियाणा साइड किसान, ठीक है, उसको करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग हो, और फिर इवन जो क्रॉप रेसिड्यू वगैरह को हैंडल करना है तो वो भी एक सस्टेनेबल वे में हो, ताकि हम लोग उस क्रॉप रेसिड्यू से भी एक इनकम जनरेट कर सकें फार्मर की। ऑलराइट, तो हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का? सबसे बड़ा गोल है हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। ठीक है, अपने लोगों की लाइवलीहुड बढ़ानी है, एंड सिर्फ बढ़ानी नहीं है, हेल्दी भी करनी है उनकी लाइवलीहुड। ऑलराइट, और तीसरा कि हमारा एकदम सेफ, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड हो। ये हमारे तीन बड़े गोल हैं नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि जो भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह लेंगे तो उसकी प्राइस हमें थोड़ी ज्यादा पे करनी पड़ती है रादर देन दोस केमिकल से उगाए हुए। राइट, तो फिर इसी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले, मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप खुद से लिख सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब देखिए, वो गलती मत करना यूपीएससी में कि आप कोचिंग के मटेरियल पे इतना ज्यादा रिलाय करें कि आप प्रॉपर एक स्कीम की बुक लेकर आए 100-120 पेज की और उसको पूरा रटना शुरू कर दें। डोंट कमिट दैट मिस्टेक। थीम वाइज हर एक चीज के अंदर 2-3 स्कीम्स याद रखिए, वो भी प्रेफरेबली वही लीजिए जो या तो योजना कुरुक्षेत्र में आई हो या न्यूज़पेपर में आई हो। राइट, पूरा एकदम रट्टा मारने मत जाना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की जब बात है तो ये लॉन्च हुई थी 2015-16 में। नेक्स्ट इज, इसका गोल क्या है कि हमें प्रमोट करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। राइट, और किस बेसिस पर? कि हम सिर्फ एक विलेज वाइज नहीं, हम एक क्लस्टर बनाएंगे। राइट, एक प्रॉपर एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें कई विलेज हो सकते हैं। राइट, और उस पूरे क्लस्टर को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे उसमें। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ये इतनी फील्ड है, एक ये इतनी फील्ड है, ठीक है, दोनों टच है बिल्कुल, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हो आप, इसमें केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तो वो तो अल्टीमेटली ऐसा है कि वो सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू, इवन एयर के थ्रू भी वो तो इधर भी जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आजू बाजू में एक फील्ड ऑर्गेनिक हो, एक केमिकल फर्टिलाइजर है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हमने कोशिश की है कि एक पूरा का पूरा क्लस्टर ही, कुछ गांव का, कुछ खेतों का एक पूरा क्लस्टर डेवलप करेंगे फॉर एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक फार्मिंग। और फिर इसी क्लस्टर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इनका जो प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिक, वो ये फार्मर अपनी खुद की एक
कंपनी की तरह रजिस्टर कराएंगे अपने एफपीओ को और वो लोग उसको डायरेक्टली सेल कर सकेंगे एंड दे विल गेट गुड प्राइसेस। राइट, ये इसके पीछे का गोल था, परंपरागत कृषि विकास योजना। क्लियर। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, ये एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए थी। राइट, अगेन इसका नाम आप खुद से लिख लीजिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, दिस ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Right? Things to remember is it is a central sector scheme. Okay, not centrally sponsored. अब देखिए फर्क क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट इनकी शेयर होती है, या तो 50-50 हो सकती है, और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है या हिमालयन स्टेट्स हैं जो उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, या तो वो 3 स्टेट हैं या फिर सिक्किम एंड बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो वहां पर रेशियो रखा जाता है 90-10। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग होती है, बट सेंट्रल सेक्टर जहां होगी तो वहां पे सेंटर ही 100% फंडिंग देता है। ऑलराइट, ये होती है सेंट्रल सेक्टर, 100% फंडिंग बाय द सेंटर। और ये जो स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंटर। क्लियर। ओके, और ये कोई एक अलग से सेपरेट स्कीम नहीं है, हमारा जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, सस्टेनेबल, इसी के अंडर एक सब कंपोनेंट है ये वाली स्कीम। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्लियर। नाउ अभी किस किस स्टेट में इंप्लीमेंट हो रही है, तो अगेन नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी सभी स्टेट ने नहीं अपनाया है, बट फिर भी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, हमारे जो लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स है उन्होंने अपनाया हुआ है, बाकी वो जो, ठीक है, यहाँ पर हिमालयन स्टेट का नहीं है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एग्जांपल देकर कि ये जो रेशियो रखा जाता है ना 90-10, ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए और 3 हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनके लिए रखा जाता है, बाकी ये स्कीम से एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। और यहाँ पर सभी जो हमारी 7 सिस्टर्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, इन सभी स्टेट्स के लिए ये है। याद रखना है 100% फंडिंग बाय सेंटर, ठीक है, सब कंपोनेंट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। चलिए, नेक्स्ट स्कीम है हमारी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। लॉन्च कब हुई है, 2019-20 में। ओके, और ये सब स्कीम है इसकी, ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना की सब स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, ये क्या प्रमोट कर रही है, ये प्रमोट कर रही है नेचुरल फार्मिंग। सो यू कैन से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर ही हम लोग एक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पीएम प्रणाम। पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। It is Prime Minister program for restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of Mother Earth। ओके, उसको पूरे में कहते हैं प्रणाम। पूरा नाम याद नहीं भी रखोगे, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, वो अपने आप में एक पूरा नाम है। ठीक है, सो फर्स्ट इज किसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। दिस इज वन थिंग, ठीक है, गलती से भी ये मत सोच लेना कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया होगा। नो, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, फर्स्ट थिंग। और इसे हम लोग इसे हमने शुरू किया एज अ मास मूवमेंट, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन लाए थे ना, एकदम मास मूवमेंट बना दिया था उसको कि सबकी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से मदर अर्थ को भी रीजनरेट करने की, रिस्टोर करने की जिम्मेदारी सभी की है। इट इज ए मास मूवमेंट, कोई एक्सक्लूसिवली फार्मर्स के लिए नहीं है। राइट, और प्रमोट क्या करना है हमें, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, और इन फर्टिलाइजर्स के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने हैं हमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है, ओके, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है। ऑलराइट, ये इसके गोल हैं। तो हमने ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के अंडर में 4 स्कीम्स देख ली, इतना काफी है। राइट, अब किसी कोचिंग की बुक के चक्कर में आप पूरा वो मत करने बैठ जाना कि जितनी स्कीम दी है सारी पढ़ने बैठ जाओ। ओके, नॉट वर्थ। नाउ अब हम आ जाते हैं वेस्ट से वेल्थ बनाना। तो हाँ, ये काफी टाइम से कहा जा रहा है कि फार्मर अपनी काफी ऐसी चीजें वेस्ट कर देता है जो कि उसको वेल्थ दे सकती हैं। ऑलराइट, नाउ जब हम लोग बात करते हैं बायोगैस की, ठीक है, तो इवन अगर आप लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने बचपन में भी देखेंगे अपने यहाँ, जब गैस सिलेंडर वगैरह गांव तक नहीं पहुंचते थे तो लोग इसी का यूज करते थे। ठीक है, एक इस तरह का गड्ढा खोद दिया जाता था, उसमें गोबर खाद जो डालना है सब डाल दिया जाता था, ऊपर से कवर कर दिया जाता था, एक पाइप लगा दी जाती थी, ठीक, और फिर उसे आपके घर में
घर में जो आपका किचन होता था गांव में, वहां तक लाया जाता था और वो जनरेट की जाती थी। अब जब ये केमिकल फर्टिलाइजर लिबरलाइजेशन एरा के पहले की बात है, तो लोग अधिकतर रिलाई करते थे ऑर्गेनिक मैन्योर पर ही। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला देंगे, उसमें काउ डंग मिला देंगे, उसमें काउ यूरिन मिला देंगे और उससे पूरा ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बनाया जाता था। ठीक, ओके। लेकिन वही चीजें, इन केमिकल्स वगैरह सबके आने के बाद ना, वही चीजें आज वेस्ट सी हो गई हैं वहां पर। तो हमारा गोल यही है कि बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ओके, वैसे फायदा क्या होगा कि एक तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने से, वो रिड्यूस होंगे। राइट, अल्टीमेटली हमारे जो शहरों में पॉल्यूशन होता है वो कम होगा, और ये जो वेस्ट वेस्ट है उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए भी काफी सारी स्कीम चलाई गई। फर्स्ट है गोवर्धन स्कीम, और फुल फॉर्म है इसका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ऑलराइट, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। लॉन्च कब हुई है स्कीम? सो इट वाज लॉन्च इन 2018। ओके, एंड इट इज अ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ऑलराइट, जो स्वच्छ भारत मिशन था हमारा, उसका जो ग्रामीण कंपोनेंट है उसके अंडर में ही लॉन्च की गई है, कोई अलग से लॉन्च नहीं की गई है। ओके, और गोल वही था, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही तो हमारा गोल वही था, ग्रीन एंड क्लीन विलेज। यानी कि जो भी कैटल डंग होता है या किचन के लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं, क्रॉप रेसिड्यू होता है, ठीक है, इस सबको यूज किया जा सके मार्केट करने में या वेल्थ जनरेट करने में। अब एग्जांपल, जब मैंने आपको क्रॉप रेसिड्यू का लेक्चर दिया था इसी मेंस 450 में, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इन क्रॉप रेसिड्यूज को कन्वर्ट किया जा रहा है पैलेट्स में। ठीक है, छोटी छोटी पैलेट्स। ठीक है, और फिर इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं कोल के साथ, और कोल के साथ फिर इसको भेज दिया जाता है थर्मल पावर प्लांट में फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। राइट, तो ये फार्मर को एक एडिशनल इनकम देकर जाता है। वो अलग बात है कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि वो क्रॉप साइकिल ऐसी है कि इतना टाइम बचता नहीं है फार्मर के पास कि मुझे अगली क्रॉप ग्रो करनी है, तो अब मैं इसमें 3-4 दिन खराब करूं। ठीक है, इसको कट करने में, फिर इसको पैलेट भेजने में, फिर वहां पैलेट्स में कन्वर्ट होगा, उतना टाइम नहीं देते हैं वो लोग। ओके, सो क्रॉप रेसिड्यू से भी हम लोग अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस में कर लो, बायो स्लरी बना लो, बायो फर्टिलाइजर बना लो, अलग अलग चीजें। नेक्स्ट है नेशनल बायोगैस प्रोग्राम। See, नेशनल बायोगैस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन 2022। अब लॉन्च किसने किया है वो भी याद रखना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वहां दिमाग में नहीं आएगा, बायोगैस की बात है, बट ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ऑलराइट, और गोल क्या था कि हमें इंस्टॉल करने हैं बायोगैस प्लांट। और अगर आपने न्यूज फॉलो की होगी तो मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में बताया था कि इंदौर में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है इसका। ऑलराइट, और इसको हम यूज करेंगे एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस। और ये हमारा इसका गोल है नेशनल बायोगैस प्रोग्राम से। एक एक दो दो पॉइंट मेंशन करते चलो हर हेडिंग के अंडर में, एंड आपकी प्रिपरेशन सिंपल हो जाएगी। ज्यादा हौच पौच नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन को। ओके, डोंट गो फॉर वेरी हाई टेक बुक्स और बहुत ही एक यूनिक पॉइंट्स की तरफ मत जाइए। ओके, मेंस में आपका कट ऑफ अराउंड 50-55% ही जाएगा। ओके, सो डोंट ट्राई टू बिकम ए परफेक्शनिस्ट, ऐसे नहीं होगा यूपीएससी, परफेक्शन की तरफ मत भागना। नेक्स्ट इज सतत। सतत होता है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं। लॉन्च कब किया गया? अगेन 2018 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, पीएनजी। ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो वैसी बात है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब वहां मत चले जाना नितिन गडकरी वाले मिनिस्ट्री में कि ये रोडवेज वगैरह का है, उसका नहीं। ओके, ये क्या इंश्योर करने के लिए? ये इंश्योर करता है कि यस वी विल ऑफ टेक दी बायो सीएनजी जो आप जनरेट कर रहे हो उसको हम खरीदेंगे। मतलब ये एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर भी लूं कि चलिए मैंने तो बायो सीएनजी बना ली, बट मुझे कोई अश्योरिटी तो दे कि आप बनाइए हम परचेज करेंगे। ठीक है, तो वो अथॉरिटी अश्योरिटी आपको देता है सतत स्कीम। ऑलराइट, और इसको बायो सीएनजी को पहले प्यूरिफाई किया जाएगा बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओके, और ये सोल ऑटोमोटिव फ्यूल की तरह ही सेल किया जाएगा। ओके, और किसी चीज के लिए नहीं, ऑटोमेटिक फ्यूल। ओके, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बात हो गई ये सतत स्कीम की। अब हम आ जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें कि
इस पे हमारा पूरा फोकस में रहेगा लैंड मैनेजमेंट पे। ओके, और ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने लैंड मैनेजमेंट को बेटर बनाने का। ओके, इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जो इंटीग्रेट करता है आपके क्रॉप, ट्री, लाइव स्टॉक, इन सबको टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और स्कीम्स देख लेते हैं। तो एक सबमिशन था, ठीक है, ऑफ ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इटसेल्फ, जिसका नाम था हर मेड़ पर पेड़। लॉन्च कब किया गया? 2016-17 में। और गोल क्या था कि हमें एनकरेज करना है ट्री प्लांटेशन को, ओके, ऑन फार्म लैंड के साइड में। जैसे अगर ये आपका फार्म है, ओके, तो यहाँ आपने पूरा क्रॉप ग्रो कर रखा है और ये जो एरिया बच जाता है, जो बाउंड्री, ठीक है, इस पे हम लोग ट्री ग्रो करेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो पहला कि एडिशनल इनकम जनरेट होगी। ओके, सेकेंडली कि जो फार्मिंग है आपकी वो और ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट होगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड एडेप्टेटिव। राइट, दैट वाज द गोल। और ये एक सब मिशन ही है हमारा इसके एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर में। Okay, कि हम एग्रीकल्चर भी करेंगे उसी फील्ड पर, बट साथ में उसी फील्ड पर ट्री भी ग्रो करेंगे। नाउ दिस मिशन वाज फॉर हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये लॉन्च किया गया था 2014-15 में। और देखिए, ज्यादा पीछे की स्कीम्स में नहीं जाना, वहीं तक जाइए जहां से इस गवर्नमेंट का टेन्योर शुरू हुआ था। 14-15 के पीछे की स्कीम्स में नहीं जाएंगे हम। नाउ ये लॉन्च की गई 2014-15 में। और गोल क्या था कि हमें एक पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, या इवन ट्यूबर क्रॉप्स, ओके, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, या अगर साउथ इंडिया की बात हम कर लें तो स्पाइसेस एंड रिमेंबर फ्लावर्स, ओके, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, इवन बैम्बू, ये सब इसमें आ जाएगा MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, तो हमने तीन मेजर कंपोनेंट देख लिए क्लीन एंड ग्रीन विलेज के, जो कि आपके आंसर को क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए काफी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के एडवांटेज क्या होंगे। फर्स्ट एडवांटेज, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कैसे? देखो, अगर हम लोग अपना ये जो बायोगैस सेक्टर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ओके, तो इससे अल्टीमेटली इन सब से क्या हो रहा है? फार्मर की इनकम बढ़ रही है। इन सभी का गोल सेम है, बायोगैस प्रोड्यूस करके सेल करें, या हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ओके, कोकोनट, बैम्बू, इन सब से वेल्थ जनरेट करें, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं ताकि ज्यादा ज्यादा अच्छे प्राइस मिले फार्मर को। तो उसका गोल क्या है? हाई इनकम, फार्मर की इनकम को बढ़ाना, दैट इज द मेन गोल। राइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फार्मर की लाइफ का या विलेज का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाएंगे हम। राइट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। नाउ लुक एट फ्यू केसेस फ्रॉम बिहार। बिहार इस वक्त सबसे बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है बायोफ्यूल्स में। राइट, क्यों? क्योंकि देखिए, वहां पर वाटर की कोई कमी नहीं है। ओके, आपको पता भी होगा एक रिवर का नाम जिसे हम सौरव बिहार कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली आपको पता है। एनीवे, सो बायोफ्यूल ये सब क्या करता है? ये एडिशनल इनकम तो देता ही है। फार्मर की जो वेस्ट वगैरह है, सेकंड जनरेशन फ्यूल, वो किससे बनते हैं? वो वेस्ट वेस्ट से ही बनते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से। ठीक है, सेकंड जनरेशन फ्यूल। तो इस तरह की जब फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि फार्मर का जो वेस्ट था उसके लिए उसको तो वेल्थ मिलेगी, बट अल्टीमेटली इस इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा लोगों के लिए। ऑलराइट, और विलेज, हमने एक आर्टिकल भी देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें हमने कहा था कि अब वो टाइम गया जब आप दूसरी कंट्रीज की तरह करेंगे कि पहले एग्रीकल्चर को अच्छा बना लेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएंगे, और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये पहली थ्योरी थी पहले, जो वर्ल्ड ओवर इंप्लीमेंट हुई है। बट अब क्या जरूरत है हमें कि हमें इस एग्रीकल्चर में ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, एग्रो मैन्युफैक्चरिंग का दौर है अब। एग्रीकल्चर में फार्मर्स को ही अलग अलग तरीके दीजिए कि वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बन सके। राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। नेक्स्ट इज, इट विल मिटिगेट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हाँ, हमने ऊपर देखा, चाहे वो गोवर्धन स्कीम हो, ठीक है, या नेशनल बायोगैस प्रोग्राम हो, हमें इस वेस्ट से ही वेल्थ बनानी है, ताकि ना तो इसको बर्न किया जाए, ना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो फालतू के, और ना ही हमारा जो अल्टीमेटली जो मदर नेचर है, या जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो डिग्रेड हो। तो हमें कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा रेजिलिएंट बनाने में मदद मिलेगी इसके थ्रू।
राइट। और हम अपने जो अब जो हम लोग हर मेड़ पर पेड़ लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम लोग एडिशनल कार्बन सिंक ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है। अब वाटरशेड मूवमेंट के हमने ऊपर एग्जांपल देखे, उसका क्या है कि आप वाटर को कैप्चर कीजिए, ठीक है, उसको इधर उधर पर्कुलेट मत होने दीजिए, वो बहता जाएगा वरना, और अल्टीमेटली बारिश इतनी भी अच्छी हो जाए आपका ग्राउंड वाटर सूखा के सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने वाटरशेड्स की बात की, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने एग्रीकल्चर को और रेजिलिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे जैसे वीट राइस की तरफ गए थे ना, तो हमने अपने क्रॉप की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी उसको खो दिया था। सिर्फ हम लोग बाहर से सीड खरीदने लगे और ग्रो करते थे, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी थी हमारे क्रॉप्स की हमने उसको खो दी। ऑलराइट, हमने अपनी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसको डिग्रेड कर दिया ओवर द ईयर्स। ऑलराइट, पॉलिनेटर्स के लिए भी आज हमारा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्स को कंजर्व करने में हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, फिर वो आप सारी चीजें उसमें डाल सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड अदर थिंग। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज पता है उन लोगों को तक कैंसर हो रहा है जिन्होंने किसी भी तरह की गलत चीज कभी नहीं यूज की, न टोबैको न अल्कोहल न स्मोकिंग, कुछ नहीं, बट उसके बाद भी कई लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस हाई यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ऑलराइट, अच्छा खासा पॉइजन है जो लोग ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा है उन्हें। क्योंकि आज अगर आप चाहें कि फॉर एग्जांपल एक जिम गोइंग पर्सन से पूछो, तो उसको कहा जाएगा सोयाबीन आप ज्यादा खाइए बॉईल करके। हाँ, खा सकता है, बट आज सोयाबीन में इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है जिसको खाना अपने आप में मतलब स्लो पॉइजन लेना है। और इसलिए लोग फिर ऑर्गेनिक सोयाबीन की डिमांड ज्यादा करते हैं। राइट। सो इन सबको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। राइट, उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जहाँ पे ये सब प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह के लोग थे। उन्होंने लिटरली एक रेजोल्यूशन पास किया और एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो बात कर ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक, इस तरह की बातों को ज्यादा प्रमोट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उनकी फर्टिलाइजर की सेल पर असर पड़ रहा है सीधा सीधा। ये हुआ है एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट कई बार चीजें कोशिश करती भी है, तो अगेन तरह तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। ओके, और वही चैलेंज में हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, थ्रेट फ्रॉम पावरफुल एलिट। ये देखिए काफी सारी पावरफुल लॉबीज हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल की। Right? आप आज बायोफ्यूल प्रमोट कर रहे हो, आप इथेनॉल 20 को प्रमोट कर रहे हो कि हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल डीजल में, तो अल्टीमेटली किनको पसंद नहीं आएगा? ये फॉसिल फ्यूल कंपनीज को। राइट, उसी तरीके से आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हो, जो कि फर्टिलाइजर कंपनीज ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती हैं। राइट, आप अलग अलग आप कहते हो कि हम वो जो हमारी पुराना कल्चर था कि फार्मर अपनी फसल काटता था, उसमें से कुछ सीड्स बचाता था और अगले साल ग्रो करता था। ठीक है, तो वो चीज सीड कंपनी को पसंद नहीं आती है। ठीक है, कि आप हम पे डिपेंड होने दीजिए उनको। एक टर्म आता है टर्मिनेशन सीड करके कुछ, टर्मिनेशन या टर्मिनल सीड। ओके, उसका उसका ये सीन है कि उसको आपने एक बार ग्रो कर लिया ना, उसके बाद आप उसको दोबारा स्टोर नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर आपको नई परचेज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हमने अलाउ नहीं की अपने इंडिया में। बट अगेन दीज कंपनीज वांट कि हाँ सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए ताकि हर साल फार्मर इनसे खरीदता रहे। ठीक है। सो अगेन जो मैं एग्जांपल आपकी बात कर रहा था वो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, तो उन्होंने उसमें सारे जब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ना, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को अपोजिंग दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब उनका गोल तो ये है कि आप इस तरह की चीजें प्रमोट करके हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, बट ये इसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, और फिर कुछ राइटर्स एडिटोरियल लिखेंगे न्यूज़पेपर में और बताएंगे कि नहीं नहीं इसमें प्रोडक्शन ना बहुत कम होगा और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो फिर इंडिया के साथ फूड स्कैरसिटी हो सकती है। ठीक है, तो फिर ये हमें फूड सिक्योरिटी के नाम पे थ्रेटन करते हैं, बट इसको अपोज करने का मेन रीजन होती है दीज कंपनीज। राइट, तो आप उसमें अगर कभी मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, इनका एक सेशन हुआ था, वहां पर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ने इस तरह का एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा। चलिए, नेक्स्ट इज लो अवेयरनेस अमंग फार्मर्स। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा है कि रूरल एरियाज में इन चीजों को लेकर अवेयरनेस कम है। दे डोंट केयर अबाउट सॉइल फर्टिलिटी है, हाँ देख लेंगे हम लोग बाद में जब होगा। वाटर स्कैरसिटी है, देख ली जाएगी, सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है, सरकार क्यों हमारे यहाँ कैनाल्स नहीं बना रही है। बट आप अपने ग्राउंड वाटर लेवल का क्या करेंगे? वो तो सरकार इंक्रीज नहीं कर सकती ना, वो तो आप ही को करने होंगे। ठीक है, आप अपनी सॉइल को जितना बेटर रखेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप हद से ज्यादा केमिकल यूज करके ग्रो भी कर लेंगे तो वो हेल्दी फूड नहीं है, वो बाहर आपको उतने अच्छे प्राइस नहीं देगा।
ऑर्गेनिक की तरफ जाइए तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। लेकिन फिर कुछ फार्मर्स का कंसर्न भी जेन्युइन है कि अगर मैं अपने फार्म में ग्रो कर भी लूँ ऑर्गेनिक, बट मेरे गांव के आसपास मेरे पास मार्केट नहीं है इस तरह का, ठीक है, इतने वेल ऑफ लोग नहीं है जो मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सही रेट दे सकें, और दैट इज ऑल्सो ए कंसर्न। तो कुछ अवेयरनेस भी है और कुछ मार्केट भी नहीं है कुछ जगहों पर उन चीजों के लिए जो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नो अगेन हमें इसके लिए पूरी एक करनी होती है डेवलप वैल्यू वैल्यू चेन, ओके। लेकिन अब फार्मर को आप एंटरप्रेन्योर बनाने की ड्रीम तो देख सकते हो, बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्रंच वही आ जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ है उसके बाद इतने, राइट। और बैंक और लोन की सिचुएशन तो आप सब देख ही रहे हो क्या चल रही है। इफेक्ट ऑन फूड इंडस्ट्री, नो अगर हम इस डाइवर्सिटी को पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर हम लोगों को थोड़ा अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे, तो फिर वही आ जाता है कि 80 करोड़ लोगों को आप वो भी दे रहे हो, ठीक है, वीट और राइस पीडीएस में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो फिर अल्टीमेटली जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर वो स्कैरसिटी वाली सिचुएशन बन सकती है, ओके। क्योंकि अगर हमने मान लो सपोज करो कि हमने जो अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है उसको डाइवर्ट कर दिया प्लांटेशन के लिए, ठीक है, जो हम लोग उसमें इसमें बात कर रहे थे यहाँ पर, कहाँ गया ये, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स बैम्बू, इनकी अगर हमने इनकी तरफ अपना बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड डाइवर्ट कर दिया तो फिर वो फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है सबसे बड़ा, राइट। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे बिकॉज क्योंकि अगर ये टर्म अच्छा है क्लीन एंड ग्रीन विलेज और यही हमारा फ्यूचर भी है, अगर हमें एक अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना है विद कीपिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन माइंड, तो उसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिया था आपके साथ, ठीक है। फाइनली इसको कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हैं दैट दिस क्लीन एंड ग्रीन विलेज ऑब्जेक्टिव्स can be expedited by scaling up agroecology based program and scheme, okay. Their implementation at the grassroots level must be improved with support from panchayat cooperatives self help groups and women self help groups, okay। मैं एक बार और बोल देता हूं ताकि आप उसको लिख सकें। Clean and green village objectives can be expedited by scaling up agroecology based program and schemes. Their implementation at grassroots level must be improved with support from panchayat, cooperative self-help group and women self-help group. Okay? As it is, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन योजना कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा दिया जाता है, आप उसको वहां से जितना अच्छा एज इट इज याद रख सकें उतना बेटर होगा। Alright, so that's it about Clean and Green Village. This was a short session on this because मुझे पर्सनली लगता था कि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड, डोंट साइन ऑफ जस्ट। कल ग्रुप में जो भी हुआ, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ आप द हिंदू मिस ट्विंकल के साथ ही करें, शी इज़ वेरी गुड। और उनकी टेलीग्राम आईडी है UPSC_with ट्विंकल, राइट, ये उनकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप द हिंदू का डिस्कशन उन्हीं के साथ कंटिन्यू रखिए, शी इज बेस्ट इन दैट, ओके। आई विल रीस्टार्ट द इंडियन एक्सप्रेस वंस अगेन। तो आप लोग जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपनी रियल लाइफ में उस पर डिपेंड आप कर सकते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो आप मिस ट्विंकल के साथ देखिए, ऑलराइट। सो डू ज्वाइन हर चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।